हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए भारत के राजाओं, नवाबों का शोषण किया और उन्हें आपस में लड़वाया और अपने उनसे व्यापारिक और आर्थिक लाभ प्राप्त किए। अब व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त होने के साथ साथ वे विभिन्न राजाओं को आपस में लड़वाने भी लगे थे। बंगाल उस समय एक स्वतंत्र और संपन्न राज्य था, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। यहाँ पर बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार भी होता था। ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद यहाँ के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। यहाँ के राजा के जो नवाब थे, अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 में हुई। उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे, दोनों ने उनसे व्यापारिक सुविधाएं जो मिली हुई थी उनका दुरुपयोग करके अपने फायदे के लिए किलेबंदी करने लगे। सिराजुद्दौला ने उन्हें जब रोकना चाहा तो उन्होंने नवाब को हटाने के लिए सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया और उससे कूटनीतिक संधि करके युद्ध किया। किसके साथ किया था? सिराजुद्दौला के साथ 23 जून 1927 को युद्ध किया, जो कि प्लासी के युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों की जीत के साथ ही प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेजों की जीत हुई, उसके पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और उनसे अधिक धन और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। मीर जाफर अंग्रेजों के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसके बोझ को सहन नहीं कर पाया, तो उन्होंने उसे भी विश्वासघात के द्वारा सत्ता से बाहर कर दिया और उसके बदले अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और वहां से चटगांव, वर्धमान, मिदनापुर जिलों में राजस्व वसूल करने का अधिकार स्थायी रूप से प्राप्त कर लिया। साथ ही बहुत सा पैसा भी उन्हें प्राप्त हुआ और मीर कासिम भी अंग्रेजों की बढ़ती हुई आर्थिक मांगों और हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं कर सका। तो मीर कासिम ने ज़्यादा दिन तक इन आर्थिक पाबंदियों को नहीं उठा पाया, नहीं झेल सका, तो उसने परेशान होकर के क्या किया, बंगाल में व्यापार पर सभी टैक्स जो थे, कर लगे हुए थे, उसको वहां से हटा दिया और कंपनी के कर्मचारियों को टैक्स देने के लिए विवश किया। इससे अंग्रेजों को मिलने वाली जो सुविधाएं थी वह सभी सुविधाएं बंद हो गई। इस प्रकार अंग्रेजों और नवाब के बीच पुनः तनाव बढ़ गया। बंगाल में अंग्रेजों की गतिविधियों को रोकने के लिए नवाब मीर कासिम ने अवध और के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर के तीनों की संयुक्त सेना से अंग्रेजों के बीच 1764 में बिहार में बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। फिर इस युद्ध में अंग्रेजों की ही विजय हुई और इलाहाबाद की संधि से प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य बक्सर के युद्ध में पूर्ण हो सके। इस युद्ध की समाप्ति के बाद इलाहाबाद की संधि हुई और अंग्रेजों ने इनसे पुनः अपने लाभ के लिए प्रयोग किया। भारत इन नवाबों को क्या क्या शर्तें थी? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पुनः अवध का नवाब बना दिया और उससे बदले में अवध में मुफ्त व्यापार करने की छूट प्राप्त कर ली और यह तय करवाया कि अवध की सेना में अंग्रेजों की सहायता करनी होगी, लेकिन उसका खर्च नवाब उठाएगा। नवाबों की जो सेना थी वह अंग्रेजों की सहायता करेगी, लेकिन इसका खर्च नवाब उठाएंगे। इसके पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार अंग्रेजों को बंगाल पर एकाधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन उन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथों में नहीं ली। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज जो है नवाबों के शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप भी करते रहे और अपने व्यापार के लिए धन भी बटोरते रहे।
इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। द्वैध शासन अर्थात दोहरा शासन। द्वैध शासन से में अंग्रेजों के जो थे उन्होंने कर और दीवानी मामले अपने पास रखे, लेकिन शासन की जो बागडोर थी वह नवाबों के हाथ में रखी। इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। उन्हें मुफ्त में व्यापार करने का भी अधिकार मिला और सैनिक रखने के लिए का भी अधिकार मिला, लेकिन इनकी सुरक्षा की जवाबदारी जो थी वह नवाबों की थी। इस प्रकार सारे अधिकार जो थे खर्च करने के या व्यवस्था के सारे अधिकार नवाबों के पास थे और आर्थिक सुविधाएं के अधिकार जो थे वह अंग्रेजों के पास थे। इस प्रकार अंग्रेजों के आर्थिक, सैनिक और सुरक्षा का लाभ मिला और सभी जिम्मेदारियां जो थी वह नवाबों को मिली। इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को आर्थिक, सैनिक और सुरक्षा तीनों की जवाबदारी नवाबों पर हुई और अंग्रेज इससे मुक्त हुए। अंग्रेज अंगुंजन ने पूछा, गुरुजी, द्वैध शासन का बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके पहले यहाँ किसानों से राजस्व लगान वसूल करने के व फसलों की उपज के आधार पर की जाती थी, किंतु अब अंग्रेजों की शासन व्यवस्था संभालने से, अंग्रेजों के अधिकार से होने के पश्चात अंग्रेजों ने भूमि के नाप के आधार पर लगान वसूल करने का फैसला किया कि जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक भूमि होगी वह लगान उतना ही देगा। और लगान वसूल करने के लिए उन्होंने निश्चित आय प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्हें लगान को ठेके पर देने का काम शुरू करवाया, जिससे जनता ठेकेदार जो थे मनमाना लगान वसूल करते थे और उसमें से अंग्रेजों को तय लगान दिया जाता था और बाकी जो थे ठेकेदार स्वयं अपने पास रख लेते थे। इस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए यह ठेकेदार जो है भारतीय जनता का और किसानों का बहुत शोषण किया। इस बीच 1770 में बंगाल में अकाल भी पड़ा और ठेकेदार ने किसानों से उसी प्रकार लगान वसूल करते रहे। इस बीच इंग्लैंड की संसद ने 19 जून 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया और वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना करके भेजा। अब बंगाल का जो शासन था सीधे अंग्रेजों के अधीन हो गया था। बंगाल में अंग्रेजों का सीधा शासन स्थापित हो गया, जिसका प्रशासन संसद के सदस्य या उनके द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल करते थे और इन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाई। गवर्नर जनरल बनने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या काम किए? वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी पुराने भारतीय शासकों से लड़ाइयां जारी रखी और अवध, मैसूर, मराठों आदि देशों के साथ समय अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उनसे दोस्ती भी की, युद्ध भी किए और संधियां भी की। अवध से मित्रता कर बंगाल के शासन को सुरक्षित और सुदृढ़ किया। वहीं मैसूर के शासक हैदर अली से युद्ध किया और संधि की प्रमुख शर्तों में बाह्य आक्रमण पर एक दूसरे की सहयोग देना प्रमुख था। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें हैदर अली की हार हुई थी। तो संधि के द्वारा इनके बीच में शर्त लगाई रखी गई कि अगर किसी दोनों में से किसी के ऊपर भी बाह्य आक्रमण होता है तो आक्रमण में अंग्रेज हैदर अली का साथ देंगे। किंतु जब पेशवा का मैसूर पर आक्रमण हुआ उस समय अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया और इस प्रकार 1780 में अंग्रेजों ने और हैदर अली की सेना के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। दोबारा हैदर अली और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई और इसके पश्चात मैंगलोर की संधि से
यह युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध परिणाम बराबरी पर रहा, लेकिन अंग्रेजों को इससे बेहद आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। हैदर अली की मृत्यु के बाद उनका पुत्र टीपू सुल्तान 32 वर्ष की उम्र में मैसूर का शासक बना। वह बहुत ही विद्वान था, अनेक भाषाओं के ज्ञान था उसे, बहादुर था, लेकिन फ्रांस और तुर्की देशों से इसकी दोस्ती थी। अंग्रेजों को शंका थी कि टीपू जो है वह इन देशोों के साथ मिलकर के अंग्रेजों पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए जब मैसूर के शासक टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने उसके विरुद्ध युद्ध में शामिल हुए। निजाम तथा मराठों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके कारण टीपू हार गया और उसे युद्ध में 1792 में अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी और इस संधि में हर्जाने के रूप में टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में देने पड़े। 1798 में जब लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए तो उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 2 उद्देश्य रखे। पहला था कंपनी की द्वारा विजयित राज्यों की क्षेत्रों की रक्षा करना और दूसरा था कंपनी के चारों ओर विश्वसनीय देशी राज्यों की दीवार को खड़ी करना, अर्थात जो राज्य इससे पहले अंग्रेजों द्वारा अर्थात वॉरेन हेस्टिंग्स की अध्यक्षता में जीते गए थे, उन्हें सुरक्षित रखना और उन राज्यों की सुरक्षा के लिए उस राज्यों के चारों तरफ के देशों को विश्वसनीय देशों की या विश्वसनीय राज्यों की एक ऐसी दीवार खड़ी करना जिससे कि कंपनी के द्वारा जीते हुए राज्य सुरक्षित रह सके। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे। ओके, बाय।